Hi everyone, welcome to my YouTube channel COMMTUTS. I hope you all are learning well with COMMTUTS. So this is tutorial number 32 of Statistics for Economics for class 11, and in this tutorial we will discuss types of time series graphs. Okay, ट्यूटोरियल नंबर 31 में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8 जो कि है अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स और टाइम सीरीज ग्राफ्स. ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ग्राफ क्या होता है, व्हाट इज अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स, और किस तरीके से हम ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो डिस्कस किए थे, क्या रूल्स हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस ट्यूटोरियल में. ओके, एंड आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स. ओके, एंड क्या मीनिंग है एंड किस तरीके से इन ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से इन ग्राफ को बनाया जाता है, वो हम आज इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. बट बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस सेशन, इफ यू आर अ न्यू विजिटर ऑन माई चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डू शेयर दीज ट्यूटोरियल्स एंड माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स टू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो इस चैनल के साथ जुड़ें. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. और इस ट्यूटोरियल के बाद आपका जो चैप्टर नंबर 8 है वो कंप्लीट हो जाएगा. फाइन, तो समझिए इसको, बहुत इजी, बहुत सिंपल सा है ये, इसको बहुत ध्यान से समझना बस. ठीक है, देखो वी हैव मेनली टू टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स. कौन कौन सी है? सबसे पहले वन वेरिएबल ग्राफ्स. ठीक है, एंड नंबर सेकेंड है टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ्स. ठीक है, अब व्हाट इज वन वेरिएबल ग्राफ? वन वेरिएबल ग्राफ्स कौन से होते हैं? वन वेरिएबल ग्राफ्स आर दोज ग्राफ्स in which values of only one variable are shown with respect to some time period. देखो मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था कि हम अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स या फिर टाइम सीरीज ग्राफ्स हमें कब बनाते हैं, जब हमें टाइम सीरीज का डाटा प्रेजेंट करना होता है. ठीक है, जैसे आपको डाटा दे दिया गया कि आपको किसी कंपनी का जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपको डाटा दिया कि उनकी एक्सपोर्ट्स का डाटा दे दिया गया है, या किसी कंपनी का प्रोडक्शन का डाटा दे दिया गया है. तो जो इस तरीके का डाटा होता है, जो टाइम सीरीज का डाटा होता है, जो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, इस तरीके का डाटा होता है, जब हम उसको ग्राफ पर प्रेजेंट करते हैं तो वो होता है आपका अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स या फिर टाइम सीरीज ग्राफ. ठीक है, अब जब हम उस ग्राफ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल को प्रेजेंट करेंगे, एक ही वेरिएबल को शो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम पीरियड, तो वो ग्राफ क्या होगा? वन वेरिएबल ग्राफ. ठीक है, आपसे पेपर में 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन टाइम सीरीज ग्राफ. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दो टाइप्स होते हैं, एक है आपका वन वेरिएबल ग्राफ और एक होता है टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ. क्लियर? अब हम वन वेरिएबल ग्राफ का इलस्ट्रेशन समझना है कि किस तरीके से वन वेरिएबल ग्राफ्स को बनाया जाता है. ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, तो ये है आपके पास क्वेश्चन. ठीक है, इसमें आपको बोला है फॉलोइंग टेबल शोज प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री बिटवीन जनवरी एंड जून. आपको जनवरी से लेकर जून तक का किसी फैक्ट्री का प्रोडक्शन का डाटा दिया हुआ है. ठीक है, एंड यू हैव टू प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ वन वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ. अगर ये लाइन ना भी लिखी होती तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपको एक ही वेरिएबल दे रखा है यानी प्रोडक्शन, तो इट मीन्स वन वेरिएबल ग्राफ बनेगा. अगर यहाँ पर आपको प्रोडक्शन के साथ सेल्स भी दी होती तो यानी दो वेरिएबल्स हो गए. ठीक है, तो इट मीन्स फिर वो क्या हो जाता? टू वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ. ओके, तो चलिए अब हम इस ग्राफ को बनाना सीखते हैं कि किस तरीके से बनाना है. मैं यहाँ पर भी ग्राफ पर ही बना रही हूँ ताकि आपको हर एक चीज जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो है वो ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो जो आपका टाइम पीरियड है यानी कि जो मंथ है जनवरी टू जून, उसको शो किया है एक्स एक्सिस पर, और जो प्रोडक्शन है वो उसको शो किया है वाई एक्सिस पर. ठीक है, अब सेकेंड स्टेप हमने क्या करना है, जो आपको प्रोडक्शन दे रखी है कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट मंथ, हमने उनको क्या करना है, मार्क करना है उन पॉइंट्स को किस पर? ग्राफ पर. ठीक है, अब एक बात आपने यहाँ पर याद रखनी है, जब हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि ये जो इनके गैप होते हैं ना वो सेम होने चाहिए, और आपने ग्राफ का यूज इस तरीके से करना है, यानी जो आपको डाटा दे रखा है वो आपने इस तरीके से ग्राफ पर लेना है कि आपका जो ग्राफ है वो पूरा अच्छे तरीके से यूज हो जाए. ठीक है, मैं यहाँ पर ये इसीलिए ग्राफ पर बना रही हूँ
ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। अगर अदरवाइज प्लेन पर बनाते तो फिर आपको इतना क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो अब चलिए हम पॉइंट्स को मार्क करते हैं इस ग्राफ पर। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले आपका जनवरी में प्रोडक्शन कितनी क्विंटल्स है? 5 क्विंटल्स। ठीक है, सो ये जनवरी है एंड 5 ये रहा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर मार्क कर देना है। इसी तरीके से आपने एग्जाम में ग्राफ पर बनाकर आना है। ठीक है, सेकेंड है फरवरी। फरवरी में है 7.5, तो ये है आपका फरवरी, ये है आपका 7.5। ओके, उसके बाद मार्च में है आपके पास 5 अगेन, तो ये मार्च है, मार्च में आपके पास अगेन 5। देन अप्रैल में है 10। देन मई में है 12.5 एंड लास्ट जून में है आपके पास 15। ठीक है, अब आपने सारे जो पॉइंट्स हैं उनको मार्क कर दिया है ग्राफ पर। अब लास्ट स्टेप क्या होगा कि इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है? ज्वाइन करना है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, और ये आपका बन गया है टाइम सीरीज ग्राफ। उसके साथ साथ आप यहाँ पर पॉइंट्स भी लिख देंगे ताकि हर एक चीज वो अच्छे से क्लियर हो जाए और जो भी टीचर आपका एग्जाम चेक करे उसको एक भी मौका ना मिले मार्क्स कट करने का। ओके, तो ये होता है आपका 1 वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ। क्लियर? अब हम इसका एक और क्वेश्चन समझते हैं जो कि है आपका फॉल्स लाइन के कॉन्सेप्ट से। देखो, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, फॉलोइंग टेबल गिव्स हाइपोथेटिकल फिगर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 2005 to 2006 to 2009 to 2010। इन 5 ईयर्स का जो है आपको डाटा दे रखा है कि इंडिया से कितना एक्सपोर्ट हुआ है। एक हाइपोथेटिकल फिगर दी हुई है एंड यू हैव टू प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन ग्राफ। सबसे पहली चीज, आपको एक ही वेरिएबल दे रखा है, खाली एक्सपोर्ट्स ही दे रखे हैं, तो मीन्स आपने 1 वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ बनाना है। अगर यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट्स के साथ इंपोर्ट्स भी दिए होते तो फिर वही आपका 2 वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ हो जाता। ठीक है, साथ के साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंपेयर करते रहे और आपको इजीली हर एक चीज जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या चीज सीखने वाली है। ग्राफ तो वैसे ही बनेगा जैसा फर्स्ट क्वेश्चन वाला बना था, बट इसमें मेन चीज क्या, देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ ईयर्स 2005 to 2006, 2006 to 2007, 2007 to 8, 2008 to 9 and 9 to 10। ओके, एंड यहाँ पर आपको जो एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं ना वो दे रखा है फर्स्ट, यानी जो आपकी फर्स्ट इनिशियल वैल्यू है वो है 600, उसके बाद 640, फिर 670, फिर 780 एंड 900। मैंने आपको एक चीज समझाई थी जब हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट किया था प्रीवियस ट्यूटोरियल में, कि जब आपका जो 0 से लेकर जो आपकी मिनिमम वैल्यू है, जो आपकी इनिशियल वैल्यू है, उसमें अगर डिफरेंस जो होता है वो ज्यादा होता है और बाकी की जो वैल्यूज हैं उनमें डिफरेंस जो है बाद वाली वैल्यूज में, आई मीन जो डिफरेंस है वो कम होता है, तो इन दैट वेरी केस हम क्या करते हैं, एक फॉल्स लाइन क्रिएट करते हैं ताकि हमारा जो ग्राफ है वो सही तरीके से बन जाए और जो इंफॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली प्रेजेंट हो जाए ग्राफ पर। ठीक है, तो अब इस केस में जो आपकी फॉल्स लाइन बनेगी। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि false line is used when figures start with high value. Okay, and what is false line? False line means breaking of graph. ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन का जो ग्राफ बनाएंगे इसमें हम फॉल्स लाइन भी बनाएंगे एंड फिर जो है आप अपने डाटा को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन का ग्राफ बनाते हैं और सीखते हैं किस तरीके से बनेगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो है वो ड्रॉ करने हैं। लाइक दिस आपने बेस रेडी कर लिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए। ठीक है, वाई एक्सिस पे शो हुआ है एक्सपोर्ट्स, एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट किया मैंने ईयर्स को। ठीक है, अब नंबर सेकेंड आपने ऐसे ही स्टार्ट नहीं कर देना, आपको यहाँ पर पता लग गया है कि जो आपका डिफरेंस है बिटवीन द मिनिमम एक्सपोर्ट, यानी जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, 2005 और 2006, यानी जो आपका डिफरेंस है बिटवीन मिनिमम एक्सपोर्ट एंड 0 इज वेरी लार्ज। सो इन दिस केस हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉल्स लाइन लगाएंगे एंड फिर जो है ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से जब आप फॉल्स लाइन लगाएंगे, ठीक है, फॉल्स लाइन मीन्स ब्रेकिंग ऑफ ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैसे ही बनेगा। तो देखिए सबसे पहले 2005 टू 2006 में आपके पास एक्सपोर्ट्स कितने हैं, 600 है। ठीक है, तो 2005 टू 2006 ये रहा एंड 600 दिस वन। ठीक है, सेकंड है आपके पास 2006 टू 2007 में है 640। ठीक है, तो ये आपका आएगा, ये 2006 2007 600 640 इसके आसपास ही आएगा। फिर 2007 टू 2008 में आपके पास 670, तो 2007 टू 2008 ये रहा एंड 670 जो है। ठीक है, उसके बाद 2008 टू 2009 में है 780, तो 2008 टू 2009 में है 780 700 है, 780 जो है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, एंड 2009 टू 2010 में है 900, सो 2009 टू 2010 ये रहा एंड 900 आपका
ये रहा। ठीक है, अब आपने सारे पॉइंट्स जो हैं वो मार्क कर दी हैं ग्राफ पर। अब लास्ट स्टेप क्या होता है कि इन पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइन करना है टू गेट अ टाइम सीरीज ग्राफ। ओके, सो आप इस तरीके से इनको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बन गया है वन वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ। इसी तरीके से एग्जैक्टली आपने एग्जाम में बनाकर आना है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग आपने याद रखना है कि आपने टाइटल भी जरूर लिख कर आना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ये बहुत मैटर करती हैं आपके एग्जाम्स में, और इन्हीं चीजों से जो आपके मार्क्स बनते हैं। ठीक है, तो ये है आपका वन वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ। सिंपल कैसे बनता है एंड विद फॉल्स लाइन कैसे बनता है, मैंने दोनों कॉन्सेप्ट से आपको समझा दिया है। ठीक है, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ टाइम सीरीज ग्राफ विच इज टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ्स। अब ये कौन से ग्राफ्स होते हैं, दीज आर द ग्राफ्स इन विच values of two or more than two variables are simultaneously shown with respect to some period of time। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में समझा था, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने बनाया था सिर्फ प्रोडक्शन का। अब अगर हम प्रोडक्शन के साथ सेल्स को भी ग्राफ पे शो करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ। एक्सपोर्ट्स के साथ इंपोर्ट्स को भी शो कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ। ठीक है, अब आइए इसको हम बनाना सीखते हैं किस तरीके से बनता है। इसका आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉलोइंग टेबल गिव्स डाटा ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ अ फैक्ट्री इन 1000 रुपीज बिटवीन जनवरी एंड जून। आपको किसी फैक्ट्री का जनवरी से लेकर जून तक का यानी कि 6 मंथ्स का आपको डाटा दे रखा है कि उस फैक्ट्री में कितनी प्रोडक्शन हुई एंड कितनी सेल्स हुई है, एंड यू हैव टू प्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन इन अ ग्राफ। अब जब आपको पता लग गया कि क्वेश्चन में आपको टू वेरिएबल्स दे रखे हैं तो इट मीन्स आपने टू वेरिएबल ग्राफ जो है वो बनाना है। ठीक है, प्रोसेस सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, चलिए अब इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो वो ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पर लेंगे मंथ और वाई एक्सिस पे आएगा प्रोडक्शन और सेल्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं प्रोडक्शन का। ठीक है, जनवरी के मंथ में हुई है 5000। ठीक है, सो ये जनवरी है आपका एंड ये है आपका 5। ओके, देन फरवरी में हुई है 7.5, सो ये फरवरी है एंड 7.5 जो समथिंग है आएगा। देन है मार्च में है अगेन 5, सो ये मार्च, ये है आपका 5। अप्रैल में है 10, मई में है 12.5, मई में है आपका 12.5, तो 10 से ऊपर जाएंगे आप। उसके बाद लास्ट है जून, तो जून में है आपके पास 15, सो ये है जून एंड 15 ये रहा। ठीक है, अब आपने सारे पॉइंट्स जो है मार्क कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये आपने प्रोडक्शन का ग्राफ बना दिया। अब सेकंड है सेल्स, तो सेल्स देखिए जनवरी में है 7.5। ठीक है, तो जनवरी में 7.5, तो 7 पॉइंट यहाँ आएगा। फरवरी में है 10, सो ये आपका फरवरी में है 10। मार्च में है 7.5, सो ये है मार्च, और मार्च में है 7.5 आपका यहाँ पर आएगा। अप्रैल में है 12.5, तो वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद मई में है 15, सो ये है आपका मई एंड मई में है 15 आएगा यहाँ पर। एंड लास्ट है जून, तो जून में है 17.5, तो ये है आपका जून और ये है आपका 17.5 इसके आसपास आएगा। ठीक है, अब आपने सारे पॉइंट्स मार्क कर दिए। अब क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे टू गेट अ ग्राफ। ओके, तो ये आपका बन गया है टू और मोर देन टू वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ। ओके, अब देखो यहाँ तो मैंने डिफरेंट कलर से जो है ग्राफ ड्रॉ करा है, तो आपको पता लग जाएगा कि जो पिंक पेन से ड्रॉ किया है वो है आपका सेल्स। ओके, एंड जो आपका येलो पेन से ड्रॉ किया है वो क्या है आपकी प्रोडक्शन। यहाँ तो आपको इजीली पता लग गया, बट एग्जाम में तो आप कलर्स या डिफरेंट कलर पेन नहीं यूज कर सकते। तो आप क्या करेंगे, जैसे अगर आपने यहाँ पर एक ये बोल्ड लाइन से बना दिया तो सेकंड वाला आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जो है सिंपल लाइंस बना सकते हैं, या फिर आप डॉटेड कर जो कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगता है, ताकि जो भी पेपर चेक करे उसको पता लग जाए कि प्रोडक्शन वाला कौन सा है एंड सेल्स वाला कौन सा है। ठीक है, एंड ये बात हमने तब भी पढ़ी थी जब हमने रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ स्टडी किया था प्रीवियस ट्यूटोरियल में। ठीक है, उसमें हमने स्टडी किया था ना
दैट वी हैव टू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन, ताकि जो एग्जामिनर है उसको इजीली समझ में आ जाए कि आपका कौन सी लाइन जो कौन सा डाटा रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, या उसके बाद लास्ट में एक और चीज जो है आपने जरूर लिखनी है, वो क्या है, इस ग्राफ का टाइटल। ये ग्राफ आपने किस पे बनाया है, मंथली प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ अ फैक्ट्री, तो वो जरूर लिखेंगे। इस तरीके से जो है हम टाइम सीरीज ग्राफ्स जो वो बनाते हैं। दोनों केसेस में वन वेरिएबल ग्राफ किस तरीके से बनता है, ठीक है, एंड फॉल्स लाइन कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से अगर फॉल्स लाइन वाला क्वेश्चन आ जाता है, यानी कब हमें फॉल्स लाइन बेसिकली बनानी होती है, और किस तरीके से फिर इसमें ग्राफ बनता है, एंड टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ कैसे बनता है, ये मैंने आपको दोनों सिखा दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी इतना टफ नहीं है। ठीक है, बस आपने ध्यान से जो बनाना है, और जो छोटी छोटी बातें हैं उनका जरूर ध्यान रखना, जैसे कि ये जो नंबर्स हैं, ये जो डाटा है, ये जो फैक्ट्स हैं, जरूर लिख कर आने हर पॉइंट के ऊपर, ताकि टीचर को पता लग जाए कि हाँ आपने अच्छे तरीके से बनाया है, और तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एग्जाम में रफली ग्राफ बनाकर आ जाएंगे ना, तो कोई आपको मार्क्स नहीं देगा, चाहे आपका जो ग्राफ है वो सही हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका खत्म होता है ग्राफ का सारा कॉन्सेप्ट। अब हम लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, जो कि है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायग्रामेटिक और ग्राफिक प्रेजेंटेशन, वो अब हम कवर कर लेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर 8 और पूरा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है वो फिनिश हो जाए। ठीक है, पहले हम समझेंगे मेरिट्स ऑफ डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन, क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं जब आप अपने डाटा को डायग्राम्स या फिर ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले है सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन। देखो, जब भी आप अपनी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को डायग्राम में प्रेजेंट करते हो ना, तो उस इंफॉर्मेशन को समझना बहुत ईजी हो जाता है, यानी वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिंपल, क्लियर और अंडरस्टैंडेबल हो जाती है। कोई भी जो उस इन्फॉर्मेशन को ईजिली जो है वो अंडरस्टैंड कर पाता है। ठीक है, तो नंबर 2, लास्टिंग इम्पैक्ट। तो डायग्रामेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो क्योंकि अट्रैक्टिव होती है, इफेक्टिव होती है, दैट्स व्हाई डायग्रामेटिक इंफॉर्मेशन लीव्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स माइंड। इंफॉर्मेशन इज नॉट इजिली फॉरगॉटन, यानी जब आप डायग्राम के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हो, तो उस इंफॉर्मेशन को रिमेंबर करना, उस इंफॉर्मेशन को याद रखना चाहिए, वो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है जब हम उस इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है वो लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। उसके बाद नो नीड ऑफ ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इस डायग्राम में से आपको अगर इन्फॉर्मेशन एनालाइज करना है तो आपको किसी भी तरीके की स्टैटिस्टिकल टूल या टेक्निक की नॉलेज लेने की कोई जरूरत नहीं, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फाइन, देन 4th है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन। यस, ऑब्वियसली जब हम इंफॉर्मेशन को डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं, सो डायग्राम इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन, एज इट इज राइटली सेड दैट पिक्चर इज वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स। जो चीज़ें हम पिक्चर देखकर जल्दी समझते हैं, अगर वो चीज़ें अगर टेक्स्ट की फॉर्म यानी रिटन वर्ड्स में होंगी, उन चीज़ों को आप उतनी जल्दी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि डायग्राम को तो हम देखकर ही फटाफट बता देते हैं किसमें क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से अप एंड डाउन चल रहा है। लेकिन टेक्स्ट में क्या होता है, आपको हर एक चीज़ को डिटेल में स्टडी करना पड़ता है, जो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होता है। क्लियर, देन 5th है अ क्विक कंपैरेटिव ग्लांस। जब हम इंफॉर्मेशन को डायग्राम्स की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना, डाटा को एनालाइज करना, कंक्लूजन ड्रॉ करना जो होता है वो काफी इजी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस होती है, इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इट इज वेरी एंटरटेनिंग। एंड 7th वन इज लोकेशन ऑफ एवरेजेस। ग्राफिक टेक्निक से एवरेजेस को लोकेट करना जो वो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज स्टडी ऑफ कोरिलेशन। द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हेल्प्स इन आइडेंटिफाई कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, यानी हम 2 वेरिएबल्स का जो रिलेशन है उसको इजिली स्टडी कर पाते हैं जब आप इंफॉर्मेशन को डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी की इनकम और एक्सपेंडिचर का डाटा जो है वो ग्राफ में प्रेजेंट किया, तो आप उस ग्राफ को देखकर इजिली बता सकते हैं कि कितनी इनकम हो रही है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्या कोरिलेशन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, सो स्टडी ऑफ कोरिलेशन बिकम्स इजी व्हेन वी प्रेजेंट डाटा इन अ डायग्रामेटिक फॉर्म। ओके, so these are the main merits और benefits और advantages of diagrammatic and graphic presentation आपको आ जाता है एग्जाम में। Clear? Now come to the last topic which is demerits of diagrammatic and graphic presentation। तो सबसे पहले है limited use। देखो, जो आपके डायग्राम्स या जो ग्राफ्स होते हैं ना, इनका जो यूज है वो लिमिटेड होता है। भाई, हम इन ग्राफ्स का और डायग्राम्स का यूज
मेनली तभी करते हैं जब आपको डाटा को कंपेयर करना होता है, ठीक है। सो ओनली लिमिटेड सेट ऑफ डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। क्लियर। द नंबर सेकंड है मिसयूज। डायग्राम्स का मिसयूज भी हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स की फॉल्स प्रोजेक्शन कर लेते हैं, इसकी वजह से डाटा का मिसयूज हो जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट है ओनली प्रीलिमिनरी कंक्लूजन्स। देखो, जो हम डायग्राम्स बनाते हैं ना, या जो हम ग्राफ बनाते हैं, उससे कोई फाइनल कंक्लूजन्स हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक डायग्राम से या एक ग्राफ से मल्टीपल इंफॉर्मेशन निकल कर आती हैं। तो इसलिए जो भी हम डायग्राम्स या ग्राफ बनाते हैं ना, उनसे आपको सिर्फ प्रीलिमिनरी कंक्लूजन्स मिलते हैं, नॉट फाइनल कंक्लूजन्स। ओके, सो दीज आर बेसिकली द डीमेरिट्स ऑफ डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन। ओके, तो इसके साथ ही जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, अरिथमेटिक, लाइन ग्राफ्स और टाइम सीरीज ग्राफ्स, वो होता है कंप्लीट, ठीक है। इसके साथ ही जो आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वाला टॉपिक, वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे जो मेन चैप्टर्स हैं आपके क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स के, और बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग भी, यानी कि मीन, मीडियन, मोड, वो अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एज योर फीडबैक मैटर्स अ लॉट। ओके गाइज, एंड ऑल्सो डू शेयर दीज ट्यूटोरियल्स एंड माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स टू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट्स तक ये ट्यूटोरियल्स पहुँचे, एंड उन स्टूडेंट्स के भी हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट जो अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, और उसमें हम डिस्कस करेंगे मीन। Fine. So last में students, also do hit the like button if this tutorial is helpful for you all, and so turn on the notification so that whenever I upload tutorials you will get notified. Okay, so last में guys, bye bye, take care, have a great day ahead, study smart and stay motivated.